जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। पहले लेक्चर में हमने वर्नर्स थ्योरी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशंस देखे कि कहाँ यूज में आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, किस तरीके से पता चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक लेक्चर है। ये लेक्चर देखे बिना हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे समझ नहीं सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल एटम में किस तरीके का बिहेवियर वो दिखाते हैं, है ना। इन सब चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकालिए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम और उसके साथ जो फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं, तो ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो लिगेंड्स और सेंट्रल एटम ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। तो जितने भी लिगेंड सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में हैं और जो हमारा सेंट्रल एटम है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल एटम या आयन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो एटम या आयन जिससे फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं स्पेस के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पे इस कोबाल्ट के साथ हम देख पा रहे हैं 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो ये कोबाल्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस groups are bound in definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो क्या बनेगा, कोबाल्ट 3 क्लोरीन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 3 क्लोरीन ऐसा, और यहाँ पे 3 अमोनिया इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा इन ऑक्टाहेड्रल मैनर। तो सेंट्रल एटम कोबाल्ट हो गया, ये 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। लिगेंड्स क्या होते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो सेंट्रल एटम से बाउंडेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिगेंड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड्स कौन हो गए, 3 तो क्लोरीन और 3 अमोनिया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन होता है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कौन बाउंडेड होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड्स सेम भी हो सकते हैं और ये लिगेंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड में पहला टाइप ऑफ लिगेंड है बेस्ड ऑन चार्ज। लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है। दिस लिगेंड्स, पहला है न्यूट्रल लिगेंड्स। दिस लिगेंड्स हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स आर अमाइन। देखो बच्चों, अमोनिया है तो नॉर्मली अमाइन बोलते हैं, बट हमें क्या याद रखना है, अमाइन, डबल एम याद रखना है कि अमोनिया में क्या लिखा जाएगा, अमाइन, डबल एम, अमाइन। वाटर को कहा जाता है एक्वा, H2O को क्या कहा जाता है, एक्वा कहा जाता है। याद रखिए एक्वा गार्ड, है ना। तो H2O को क्या कहा जाता है, एक्वा कहा जाता है। देन कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कार्बोनिल। तो ये दोनों कैपिटल हैं, इसको स्मॉल ना लिखिएगा, अगर आपने इसको स्मॉल लिख दिया तो ये कोबाल्ट बन जाएगा। तो यहां पे ये कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल। फॉस्फीन Pr3, एथिलीन डायमाइन, एथिलीन डायमाइन ऐसा कुछ होता है, CH2NH2,
बॉन्ड CH2NH2। तो बच्चों बेसिकली लिगेंड्स होते क्या है? लिगेंड्स जो है वो लुईस बेस होते हैं जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसा हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि बॉन्ड बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड देता है। तो लिगेंड को क्या कहा जाता है? लुईस बेस। अब ये अपने लोन पेयर डोनेट करके, नेगेटिव आयन है तो भी लोन पेयर डोनेट करता है, मॉलिक्यूल है तो भी लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे यहाँ पे एथिलीन डायमाइन में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके मेटल सेंट्रल एटम के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वैसे वन इलेक्ट्रॉन डोनर भी लिगेंड होते हैं, हम देखेंगे आगे। तो लिगेंड्स में पहला कैटेगरी क्या हो गया? बेस्ड ऑन चार्ज, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड, जिनमें सिर्फ क्या होता है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब वे सिर्फ क्या करते हैं? अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। नोट कीजिए इसे। अमाइन इंपॉर्टेंट है, एक्वा इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डायमाइन इंपॉर्टेंट है। इसे शॉर्टकट में EN भी लिखा जाता है। एथिलीन डायमाइन को आप बहुत जगह लिखा हुआ लिखेंगे EN। एथिलीन डायमाइन शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है? EN। क्लियर है? नोट कीजिए इसे फटाफट से। बढ़े आगे। अगला आता है बेस्ड ऑन चार्ज में एनायनिक लिगेंड। दिस लिगेंड्स कैरी नेगेटिव चार्ज। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड जैसे Cl माइनस। Cl माइनस को यहां पे क्लोरो कहा जाता है, Br माइनस ब्रोमो कहा जाता है, I माइनस आयोडो कहा जाएगा, OH माइनस हाइड्रोक्सो कहा जाएगा या हाइड्रोक्साइडो कहा जाएगा। देन ऑक्सिलेट आयन, इसको ऑक्सिलेटो कहा जाता है। जो भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनके नाम के पीछे बाय डिफॉल्ट क्या ऐड किया जाता है? O ऐड किया जाता है। तो Cl माइनस क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आयोडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, OO माइनस बॉन्ड CO माइनस को C2O4 2 माइनस भी लिखा जा सकता है या इसे OX2 माइनस भी लिख सकते हैं, ऑक्सिलेट आयन। तो C2O4 2 माइनस कहें या COO माइनस बॉन्ड COO माइनस कहें, ये क्या कहलाता है? ऑक्सिलेटो आयन। देन सल्फेट SO4 2 माइनस बिकम्स सल्फेटो। NO2 माइनस इज नाइट्राइटो। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होगा? ये वो लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इनके नाम के पीछे क्या लगाया जाता है? O लगाया जाता है। जितने भी एनायनिक लिगेंड्स होंगे उन सबके नाम के पीछे हमें क्या लगाना पड़ेगा? O लगाना पड़ेगा। जैसे ये लिस्ट हम देख लेते हैं। F माइनस फ्लोराइडो, आयोडाइडो, क्लोराइडो या फ्लोरो आयोडो क्लोरो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O2 माइनस परऑक्सो, O2 माइनस सुपर ऑक्सो, CH3COO माइनस एसीटेटो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, SO3 2 माइनस सल्फाइटो, SCN माइनस थायोसल्फेटो। फिर लिखा हुआ है NCS माइनस आइसो थायो साइनाइटो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? नोट कीजिए इसे जल्दी से। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए ये एक नाम गलत लिखा, SCN माइनस इज थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं इसे? थायोसाइनेटो। SCN माइनस, SCN माइनस को क्या कहा जाता है? थायोसाइनेटो। फिर से लिख देते हैं हम, SCN माइनस इज थायोसाइनेटो।
साइनेटो, इट्स नॉट सल्फेटो, इट्स अ थायोसाइनेटो। क्लियर है, आया समझ में? तो ये कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स वैसे तो आपको दिखेंगे नहीं, बट फिर भी कुछ हम याद रखें। NO2+, इसे कहा जाता है नाइट्रोनियम आयन। NO2+ को क्या कहा जाता है? नाइट्रोनियम आयन। NH2NH3+ इज हाइड्राजीनियम आयन। याद कीजिए, हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 बॉन्ड NH2, इसे हाइड्राजीन कहा जाता है। तो यहां से अगर एक H+ इसको दे दें तो क्या बनता है? हाइड्राजीनियम आयन। NO+, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये रिंग टेस्ट जब लगता है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ते थे पहले के सिलेबस के हिसाब से, तो वहां पे इसका यूज करते थे। तो नाइट्रोसोनियम आयन, पॉजिटिव लिगेंड नाइट्रोनियम, हाइड्राजीनियम और नाइट्रोसोनियम। क्लियर है? तो तीसरा कैटेगरी चार्ज के बेसिस पे क्या हो गया? पॉजिटिव। पहला कौन सा था? न्यूट्रल, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। बेस्ड ऑन डेंसिटी नंबर ऑफ डोनर एटम। डेंसिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई लिगेंड कितने साइड से अपना बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बना सकता है ना? कि नंबर ऑफ बॉन्ड मेड बाय लिगेंड विथ सेंट्रल एटम इज नोन एज द डेंसिटी। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड सेंट्रल एटम बना सकता है लिगेंड के साथ, वो क्या कहलाता है? उसका डेंसिटी कहलाता है। सबसे पहला आता है मोनोडेंटेंट या यूनिडेंटेंट लिगेंड। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो ये वो लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ केवल एक तरफ से जुड़ सकते हैं, एक उनके पास बाइंडिंग साइट होती है और वो सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। These ligands have a single donor atom that coordinates to the central atom ion. Each monodentate ligand forms one coordinate bond with the metal. एग्जाम्पल क्या होगा इसके? Cl- हो गए, Br- हो गया, F- हो गया, I- हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, NO2- हो गया, OH- हो गया। ये सारे वो हैं जो क्या बनाते हैं? केवल एक सिंगल अटैकिंग साइड इनके पास है। तो ये केवल सिंगल बाइंडिंग साइड है, मतलब ये केवल सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं? सिंगल एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे सारे लिगेंड्स जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल एटम, जो इनके पास केवल एक बाइंडिंग साइड है, वो एट ए टाइम केवल एक बाइंडिंग साइड से जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यूनिडेंटेंट लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिडेंटेंट लिगेंड। और उनकी डेंसिटी क्या होती है? 1। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय लिगेंड विद सेंट्रल एटम। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। अगला आता है बेस्ड ऑन डेंसिटी में नंबर ऑफ डोनर एटम्स एक से ज्यादा होंगे। तो पहला है इसमें बायडेंटेंट लिगेंड। बायडेंटेंट लिगेंड का मतलब क्या हुआ? कि जहां पे लिगेंड के पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइड है, दो अटैकिंग साइड है, और वो दोनों अटैकिंग साइड से साइमल्टेनियसली क्या करता है? सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। These ligands have two donor atoms that can coordinate to a single metal ions simultaneously। ये ध्यान रखिएगा कि उसके पास दो अटैकिंग साइड है और दोनों अटैकिंग साइड से वो क्या कर रहा है? साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है और सेंट्रल एटम के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स। These often results in the formation of a 5 or 6 membered ring with central atom। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है? 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एथिलीन डाइअमाइड, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों नाइट्रोजन साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने मेंबर रिंग बन गई है? 5 मेंबर रिंग बन गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइड होती है और दोनों डोनर साइड साइमल्टेनियसली सेंट्रल एटम के साथ जुड़ती हैं, और जुड़ने के कारण ये जो रिंग बनती है, ऐसे लिगेंड्स को रिंग बनाते हैं, उन्हें चिलेट लिगेंड्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, चिलेट लिगेंड्स। और इस चिलेटिंग इफेक्ट के कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो क्या होता है, बड़ा स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे लिगेंड्स जो रिंग फॉर्मेशन करते हैं साइमल्टेनियसली मेटल एटम के साथ जुड़कर, उन्हें क्या कहा जाता है, चिलेट लिगेंड कहा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया, एथिलीन डायमाइन, जो बहुत हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सलेट आयन। The oxalate ion has two oxygen atoms that can donate their lone pairs to a central atom. ऑक्सलेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है और ये दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के साथ जुड़ते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम। इस तरीके से। तो ये जो दोनों O माइनस वाले थे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो दोनों ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, मेटल के साथ जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं, यहाँ पे एक चिलेटिंग इफेक्ट बनाते हैं। ये भी क्या बना लेते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब किसी सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड एक से ज्यादा अटैकिंग साइड से साइमल्टेनियसली जुड़ जाता है, तो साइमल्टेनियसली जुड़ने के कारण जो यहाँ पे रिंग बनती है उसे कहा जाता है चिलेटिंग इफेक्ट। और इस रिंग बनने के कारण, रिंग फॉर्मेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़ा स्टेबल हो जाता है। नोट कीजिए इसे। तो एथिलीन डायमाइन और ऑक्सलेट जो है दो ऐसे लिगेंड है जो क्या है, डेंटिसिटी जिनकी कितनी है, 2 डेंटिसिटी है। ये साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं सेंट्रल एटम के साथ। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, या इसे कहा जाता है मल्टी डेंटेड लिगेंड्स। These ligands have multiple donor atoms that coordinate to the same metal ion, forming more than 2 bonds. जिसके पास दो से ज्यादा बॉन्डिंग साइड है जो सेंट्रल एटम के साथ साइमल्टेनियसली जुड़ती हैं और रिंग बनाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। एंड ऑल्सो इन्हें भी क्या कहा जाता है, चिलेटिंग एजेंट्स, बिकॉज दे कैन चिलेट द मेटल आयन। मतलब ये भी मेटल आयन के साथ क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं और वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या चीज, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं जो एथिलीन डायमाइन हमने पढ़ा था उसमें नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया जाता है, 4 एसीटेट आयन लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिया जाता है, 4 एसीटेट आयन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी डेंटिसिटी क्या है, ये कितने तरफ से सेंट्रल एटम से जुड़ सकता है, तो आप देखिए 1 2 3 4 तो ये नेगेटिव साइड हो गई एसीटेट आयन की, और 2 जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर तरफ से भी अटैच हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है जिसके पास 6 अटैकिंग साइड है और ये 6 तरफ से सेंट्रल एटम से जुड़ सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड आपको याद रखना है वो है कौन सा, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्रा एसीटेट। H प्लस दे देंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। वेरी इंपॉर्टेंट वन, नोट कीजिए इसे। तो ये भी क्या करता है, एक टाइप का चिलेटिंग लिगेंड है। अगला आता है एम्बिडेंट लिगेंड। आप लोगों ने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सुना होगा नाम, हेलो एल्केन हेलोरिन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, जिसके पास अटैकिंग साइट एक से ज्यादा होती है पर साइमल्टेनियसली वो सिर्फ एक ही तरफ से जुड़ता है। एक से ज्यादा अटैकिंग साइड है पर साइमल्टेनियसली सिर्फ एक ही तरफ से वो जुड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एक तो नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, थायोसाइनाइड आयन, साइनाइड आयन। जैसे साइनाइड आयन हम लें तो अगर ये सेंट्रल एटम से कार्बन तरफ से जुड़ता है तब तो ये क्या कहलाता है, साइनाइड कहलाता है। जबकि ये अल्टीमेटली नाइट्रोजन तरफ से भी जुड़ सकता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के पास होता है, तो ये साइनाइड आयन है।
नाइट्रोजन तरफ से भी जुड़ सकता है, कार्बन तरफ से भी अटैच हो सकता है। अगर ये कार्बन तरफ से जुड़ा तो क्या बनाएगा, साइनाइड आयन। बट अगर ये नाइट्रोजन तरफ से अटैच हो गया तो इसे क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड। क्या कहा जाएगा इसे, आइसोसाइनाइड। तो इसके पास एक से ज्यादा डोनर साइड हैं बट साइमल्टेनियसली अटैच नहीं होता। डाइडेंटेंट और एम्बिडेंट में क्या डिफरेंस है, डाइडेंटेंट में जितने भी अटैकिंग साइड है वो साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, पर यहाँ पे एक से ज्यादा अटैकिंग साइड होने के बावजूद केवल वो एक ही तरफ से ऐड हो सकता है और क्या बनाता है यहाँ पे, साइनाइड आयन। एन तरफ से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड आयन। सिमिलरली अगर नाइट्राइट में एन तरफ से जुड़ा तो इसे कहा जाता है नाइट्राइटो एन। क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो एन। पर अगर ये ओ तरफ से जुड़ता है तो इसे कहा जाता है नाइट्राइटो ओ। क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो ओ। इट इज नाइट्राइटो एन एंड नाइट्राइटो ओ। जिस तरफ से अटैकिंग साइड है वही उसको हमें यहां मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, एक नाइट्राइटो एन साइड और एक नाइट्राइटो ओ। तो साइनाइड में साइनाइड आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, और यहां बोलते हैं नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। सिमिलरली HCN माइनस में भी अगर सल्फर तरफ से जुड़ा है तो बोला जाता है आइसोथायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। और अगर एन तरफ से सल्फर तरफ से जुड़ा है तो बोलते हैं थायोसाइनेटो। क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। और अगर एन तरफ से जुड़ा है तो क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। ये हो गया थायोसाइनेटो और क्या हो गया इसे, आइसोथायोसाइनेटो। इसे क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो। तो एक थायोसाइनेटो, एक हो गया आइसोथायोसाइनेटो। नोट कीजिए इसे फटाफट से, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। तो एक से ज्यादा अटैकिंग साइड है पर साइमल्टेनियसली एक के साथ जुड़ता, साइमल्टेनियसली सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता एक ही है। कि एम्बिडेंट लिगेंड इज अ मोनोडेंटेंट लिगेंड विथ, देखिए लिख दिया है कि एम्बिडेंट लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेंट है। मोनोडेंटेंट है इसका मतलब एक ही अटैकिंग साइड है, एक ही तरफ से बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिसके पास 2 और मोर पोटेंशियल डोनर एटम होते हैं बट कैन ओनली बाइंड टू अ सेंट्रल एटम थ्रू वन डोनर एटम एट अ टाइम। एक से ज्यादा डोनर एटम है पर साइमल्टेनियसली सिर्फ एक ही एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। नोट कीजिए इसे। ला 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 ला, बढ़े हैं आगे, ठीक है। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का बच्चों मतलब ये होता है कि सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड कनेक्टेड हैं। अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर of a metal ion in a complex can be defined as the number of ligand donor atom to which the metal is directly bonded। कितने मेटल एटम के साथ लिगेंड ने बॉन्ड बना रखे हैं, आप तो इतना याद रखिए, ठीक है, कि अगर मेटल के साथ लिगेंड ने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 बना रखे हैं, सारे बॉन्ड गिनना है। अगर 6 बना रखे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। हमें सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां हम देखें, प्लेटिनम के साथ क्लोरीन ने 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे अमोनिया निकल के साथ 4 जुड़े हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम एंड निकल आर 6 and 4 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इन द आयन Fe2O4 होल थ्राइस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो आप कहोगे सर 3, क्योंकि 3 ऑक्जेलेट आयन है। बस यहां आप मात खा जाओगे। अभी हमने देखा कि ऑक्जेलेट आयन बच्चों कैसा होता है, डबल डाइडेंटेंट लिगेंड है। सेंट्रल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। तो अगर यहां पे 3 लिगेंड है तो ये 3 लिगेंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएंगे, 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आयरन का, 6 होगा।
सिमिलरली एथिलीन डायमाइन भी क्या है बच्चों, डाइडेंटेंट लिगेंड है, ये भी सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएगा, एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। तो अगर यूनिडेंटेंट के अलावा, मोनोडेंटेंट के अलावा बाइडेंटेंट लिगेंड, ट्राइडेंटेंट लिगेंड हो, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आप ये चेक कीजिए कि टोटल लिगेंड्स जो हैं वो सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिगेंड तो 3 ही दिख रहे हैं, पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट इज मेक बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। क्लियर है कि लिगेंड जो है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बनाते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। बढ़े आगे, नोट कीजिए इसे, सब एनसीईआरटी में वैसे गिवन है, नोट करते जाइए फटाफट फटाफट। अगला आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल एटम और लिगेंड आपस में स्पेस में कैसे एक दूसरे को जमा रहे हैं, लीनियर जमा रहे हैं, ट्राइगोनल, प्लेनर जमा रहे हैं, टेट्राहेड्रल जमा रहे हैं, कैसा जमा रहे हैं, उनका आपस में अरेंजमेंट सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड पूरे स्पेस में कैसे अपने आप को अरेंज कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन कहा जाता है। जैसे यहां पे आप देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कितने लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। यहां पे हम देख पा रहे हैं 4 लिगेंड है, तो 1 2 3 4, 4 में टेट्राहेड्रल हो गई, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 में एक और हो गई कौन सी, स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री, पहली टेट्राहेड्रल, दूसरी स्क्वायर प्लेनर। यहां पे हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में फिर 2 ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। तो कब टेट्राहेड्रल, कब स्क्वायर प्लेनर, कब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कब स्क्वायर पिरामिडल, ये चीज हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता लगेगा कि कब टेट्राहेड्रल बनेगा, कब स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल एक ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 ज्योमेट्री, पहली ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और दूसरी स्क्वायर पिरामिडल। आगे बढ़ें, जल्दी से नोट करते जाइए फटाफट फटाफट। चलिए आगे, नेक्स्ट होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों जब सारे लिगेंड एक जैसे सेंट्रल एटम से जुड़े हों, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, उसे कहा जाता है होमोलेप्टिक। और जब अलग अलग टाइप के लिगेंड्स सेंट्रल एटम से जुड़े हों तो उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोलेप्टिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, अमोनिया है और क्लोरीन है, अलग अलग लिगेंड है, तो ये कैसा हो गया बच्चों, हेटेरोलेप्टिक हो गया। कैसा हो गया, हेटेरोलेप्टिक। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम देखें, सारे अमोनिया ही हैं, एक ही टाइप के लिगेंड हैं, तो ये कैसा हो गया, होमोलिप्टिक। तो होमोलिप्टिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स विद सेंट्रल एटम, हेटेरोलिटिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। क्लियर है, बढ़े हैं आगे, आगे बढ़े। अच्छा सामने तो आप हो नहीं, हाँ ना तो बोलोगे नहीं। चलिए नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बच्चों ये आपको एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, बट एक आध साल यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द central atom in a metal complex calculated as the sum of metals on electrons and the electrons donated by the ligands। चलिए बोल रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस जितने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड डोनेट कर रहा है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितना लिगेंड डोनेट कर रहा है।
अब बच्चों देखो यहां पे सेंट्रल एटम जो है वो आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है ना, और न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Y क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जहां पे Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करें। जैसे कि हमने कहा कि आयरन, किसी कंपाउंड में आयरन 3+ है, ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26, तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 26। पर चूंकि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन 3+ है तो 26 में से 3+ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है वो। तो 26 माइनस 3 कितना हो गया? 23। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन रखता है वो क्या है? आपका Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। और Y का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय लिगेंड्स। अब लिगेंड डाइडेंटेंट है, ट्राइडेंटेंट है, हेक्साडेंटेंट है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है K4FeCN6 में। चलिए क्या निकाल लें? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। पहले ऑक्सीडेशन निकाल लें। इसको मान लें X, साइनाइड हो गया -1, पोटेशियम है +1, तो कितना हो गया? 4 + X - 6 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। क्लियर है? X कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? पोटेशियम +1, 4 पोटेशियम है तो +4, आयरन का निकालना है तो X, साइनाइड -1 तो -1 × 6, -6 बराबर 0। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? चलिए, सेंट्रल एटम का निकलता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है 2, और साथ में देखो जरा फॉर्मूला फिर से चेक करो, Z माइनस ON प्लस Y, Z माइनस ON प्लस Y। तो Z माइनस ON क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस Y क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय लिगेंड। तो यहां पे साइनाइड अभी हमने देखा एम्बीडेंट होता है पर मोनोडेंटेंट होता है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाएगा मतलब लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +6। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो कितना हो जाएगा? 6 × 2 12। तो 26 - 2 + 12 कितना हो गया? ये 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आया? 36। और जरा याद कीजिए, नोबल गैस में कोई आता है क्या? क्या था? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम 2, नियॉन 10, ये 18 और ये 36। इसका मतलब यहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है, जो कि नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। किसका है? नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। और नोबल गैस का एटॉमिक नंबर मिल गया तो इस थ्योरी ने कहा ही ये था कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का नोबल गैस का आ जाता है तो वो कंपाउंड क्या होगा? अपने आप में ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए K4FeCN6 जो है वो क्या होगा? बड़ा स्टेबल कंपाउंड होगा। बात करते हैं FeCO5 की। यहां पे ऑक्सीडेशन निकालें। X, कार्बोनिल कैसा है? यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो कितना हो जाएगा? 0। तो X + 0 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ गया? 0। ओहो, देखिए क्या कंपाउंड बना है, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया है? आयरन का 0 आया है। जल्दी से फटाफट से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, जल्दी से क्या बनेगा? जल्दी बताइए। निकाला बच्चों? क्या आया? देखिए क्या होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? आयरन 26, ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आ गया। अब कार्बोनिल कितने हैं? 5,
2 इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोनिल, तो कितना हो जाएगा 10, तो 26 प्लस 10 बराबर ये भी कितना आ गया 36, मतलब ये भी नोबल गैस इतना है। अब क्वेश्चन उठे कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो K4FeCN6 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि FeCO5 जो है वो किन्हीं किन्हीं सॉल्वेंट में डाइमराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, K4FeCN6 की। तीसरा निकालें इसका, पोटेशियम यहाँ पे +1, इसको मान ले x, ये हो गया -1, तो कितना हो जाएगा 3 + x - 6 इंटू बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 26 - 3 प्लस साइनाइड 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा एक साइनाइड, तो 12, कितना हो गया 23 + 12 मतलब 35। तो ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं करा है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, K4FeCN6, फिर कौन होगा FeCO5, और फिर कौन होगा K3FeCN6। इस तरीके से अगर हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो हम उन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर, बड़ा सिंपल सा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू।